जय हिंद। कैसे हैं आप। जैसा कि जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी वहाँ पर हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। उनकी हमने राजधानी देखी थी और उनका जो भौगोलिक क्षेत्र था वह भी हमने मैप के माध्यम से देखा था, क्योंकि हमारे लिए यह समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि कौन से जनपद की जो लोकेशन थी वह कहाँ पर थी, वह समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज हम देखेंगे उन्हीं 16 महाजनपदों में एक जो महाजनपद होता है मगध, जो अपने आप को सशक्त कर एक अखिल भारतीय हम कह सकते हैं साम्राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। तो हम समझेंगे कि मगध कैसे व किन परिस्थितियों में एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, मगध का जो उदय है, या हम कह सकते हैं मगध के उदय के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो मगध के उदय के लिए जो सबसे पहला जो कारण था वह था इसकी जो भौगोलिक लोकेशन थी वह कहाँ थी। तो मगध की जो भौगोलिक लोकेशन थी वह थी बिहार का जो एरिया है, वहाँ पर हम कह सकते हैं जो मगध का जो विस्तार था वहाँ पर था। क्योंकि वह जो एरिया है वह लोहे की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है, तो हम यह समझ सकते हैं कि मगध की उदय के लिए पहला जो कारण क्या था, उसकी भौगोलिक अवस्थिति, उसकी भौगोलिक अवस्थिति। चूंकि जो इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति थी वह लोहे के जो भंडार होते हैं, लोहे के भंडार, वही जो एरिया होता है वहां पर मगध का विस्तार था। अब इन लोहे के भंडारों का उपयोग क्या किया गया, यहां से क्या किया गया, यहां से जो हथियार होते हैं, हथियार और उपकरण, इनका बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाने लगा था। अब यह हम कह सकते हैं यह भौगोलिक कारण बहुत हद तक मगध को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर हमने एक यहाँ पर इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति वह भी हमने देखी है। फिर हम आगे देखेंगे किस तरीके से इनके राजवंशों में जो राजाओं की जो नीतियाँ होती हैं वह भी बहुत हद तक उत्तरदायी होती हैं। जैसा कि हम देखेंगे मगध की जो राजधानी होती है वह होती है, पहली जो राजधानी होती है वह होती है राजगृह, जिसे गिरिव्रज भी कहा जाता है। अब चूंकि जो ये राजगृह या गिरिव्रज होती है यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, 5 पहाड़ियों से। पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण यह जो राजधानी होती है वह पूरी तरीके से अभेद्य होती है। उसे जीत पाना लगभग अन्य जो महाजनपद थे उनके लिए संभव था। अब मगध की जो प्रतिस्पर्धा होती है, उन प्रतिस्पर्धा में सिर्फ 2 महाजनपद होते हैं, या कह सकते हैं महाजनपद 2 होते हैं। उसमें एक होता है अवंती, दूसरा होता है कौशल। आगे हम समझेंगे कि मगध राजवंशों के द्वारा किस तरीके से नीतियां बनाई जाती हैं और किस तरीके से लगभग सभी महाजनपदों को परास्त कर एक साम्राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया जाता है। तो हमने देख लिया इनकी जो राजधानी है वो राजगृह है। चूंकि राजगृह होती है वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, इसीलिए उसे जीत पाना लगभग असंभव था। आगे जाके इनकी जो राजधानी बनती है वह बनती है पाटलिपुत्र। अब उसकी जो लोकेशन हम देखेंगे वह भी गंगा और सोन नदियों के किनारे स्थित होने के कारण उसे भी लगभग जीत पाना संभव नहीं था। तो इनकी जो भौगोलिक अवस्थिति या हम कह सकते हैं इनकी जो नीतियाँ थी वह काफ़ी हद तक मगध के उदय के लिए उत्तरदायी थी। अब हम देखेंगे भारत पर आक्रमण। भारत पर आक्रमण के संदर्भ में आप जब भी बात आती होगी कि भारत पर पहला आक्रमण किसने किया, तो आपके दिमाग में अक्सर सवाल हम कह सकते हैं या प्रश्न आता होगा, तो उसमें उत्तर के रूप में आप अक्सर सोचते होंगे मुगलों के द्वारा, तुर्कों के द्वारा या फिर अंग्रेज़ों के द्वारा। पर हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ था वह लगभग आज से 2500 वर्ष पहले हो चुका था। वह आक्रमण किसने किया था, वह आक्रमण किया था पारसियों के द्वारा। भारत पर जो पहला जो आक्रमण था वह किसने किया था, पारसियों ने किया था। पारसियों का चूंकि जो एरिया था वह ईरान, जिसे प्राचीन काल में हम देखें तो फारस के नाम से जाना जाता था। फारस पर आर्कमेडियन, फारस पर किसका शासन था, फारस, आर्कमेडियन जो साम्राज्य था उसका जो शासन था वो जो वर्तमान जो ईरान वाला जो एरिया है वहाँ पर यह साम्राज्य के रूप में स्थापित था। उसी समय भारत में कैसी स्थिति थी, उसी समय भारत में 16 महाजनपद अपने अस्तित्व में थे। तो यहाँ का जो पहला शासक होता है वह होता है साइरस।
साइरस के द्वारा भारत, चूंकि जो भारत था उसका जो भौगोलिक विस्तार था वह माना जाता था अफगानिस्तान में जो हिंदुकुश जो पर्वत श्रेणी है वहाँ से शुरू होकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और वर्तमान में जो बांग्लादेश है वह पूरा एरिया भारत के रूप में देखा जाता था। जैसा कि हम जानते हैं इस पूरे एरिया को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो पारसियों के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया जाता है। शासक कौन होता है? साइरस होता है। साइरस के द्वारा पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का जो पश्चिम का जो एरिया होता है, सिंधु नदी के जो पश्चिम का जो क्षेत्र होता है उस पर साइरस के द्वारा अटैक किया जाता है। इसी का जो पौत्र होता है, इसी का जो पौत्र होता है डेरियस, डेरियस फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट के द्वारा क्या किया जाता है? सिंधु नदी के जो पश्चिम का जो क्षेत्र होता है उसे 20वां प्रांत बनाया जाता है। 20वां प्रांत यह क्या करता है? सिंधु नदी के जो पश्चिम का जो एरिया होता है उसे 20वें प्रांत के रूप में स्थापित करता है। तो वह शासक कौन था? डेरियस था। तो हमने क्या देखा है, भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ था वह किसने किया था? वह पारसियों के द्वारा किया गया था। पारसियों का शासन कहाँ पे था? ईरान में। वर्तमान में जो ईरान है वह हम कह सकते हैं शिया बहुल या शिया मुस्लिम बहुल जो देश है वह ईरान के रूप में आज जाना जाता है। वहाँ पर पारसियों का एक टाइम पर शासन हुआ करता था। तो हमने देख लिया भारत पर आक्रमण किसने किया? साइरस ने किया। डेरियस फर्स्ट के द्वारा उसे 20वें प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था। अब हम देखेंगे मगध राजवंश कि मगध पर समय समय के अनुसार किन किन राजवंशों ने शासन किया। तो हम यहाँ पे देखेंगे मगध के बारे में। मगध का उल्लेख हमें महाभारत और पुराणों में भी देखने को मिलता है। मगध पर अगर हम पुराणों के आधार पर बात करें तो मगध पर प्राचीन राजवंश के रूप में जो वंश स्थापित होता है उसकी स्थापना वृहद्रथ नामक जो व्यक्ति होता है, जिसका आपने अक्सर महाभारत में जिक्र सुना होगा। तो वृहद्रथ के द्वारा मगध पर प्राचीन राजवंश की जो स्थापना होती है वह वृहद्रथ के द्वारा की जाती है। वृहद्रथ का जो पुत्र होता है वह होता है जरासंध, जिसके बारे में आपने देखा होगा अक्सर महाभारत में। वहाँ पे क्या होता है, भीम के द्वारा श्री कृष्ण के दिशा निर्देशों के आधार पर उसे पराजित किया जाता है। जब उसके दो धड़ों को विपरीत दिशा में फेंका जाता है, अंततः उसे पराजित कर और मगध का जो क्षेत्र होता है उसे क्या करते हैं, पांडवों के द्वारा जीत लिया जाता है। तो इसमें हमने देखा कि पांडवों के द्वारा मगध को जीत लिया जाता है। अब हम अगर बात करें महाभारत और पुराणों से इधर हटके अगर हम देखें तो मगध राजवंश पर शासन करने वाला जो पहला जो राजवंश होता है वह होता है हर्यक वंश। पहला जो राजवंश होता है वह कौन सा होता है? हर्यक वंश। हर्यक वंश। इस वंश का संस्थापक कौन होता है? इस वंश का संस्थापक होता है बिंबिसार। बिंबिसार संस्थापक कौन होता है? बिंबिसार। बिंबिसार के द्वारा कई नीतियां अपनाई जाती हैं। तो पहली जो इसकी जो नीति होती है, हमने बताया था कि मगध के उदय के लिए उसकी भौगोलिक अवस्थिति के साथ साथ राजाओं की जो नीतियां थी वह भी बहुत हद तक उत्तरदायी होती हैं। तो बिंबिसार के द्वारा क्या किया जाता है, वैवाहिक जो संबंध की जो रणनीति होती है, जो आगे जाके अकबर भी इस तरीके की जो नीतियाँ होती हैं उनका अनुसरण करता है, अकबर के भी द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो बिंबिसार के द्वारा भी क्या होता है, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। पहला पंजाब, मद्र राजवंश। मद्र राजवंश की जो कन्या होती क्षेमा, और कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन, प्रसेनजीत की बहन महाकौशला। तीसरा जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता है वज्जी। वज्जी के शासक चेटक, चेटक की पुत्री चेलन्ना। अब क्या होता है कि बिंबिसार के द्वारा वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। यह क्या करता है कि पंजाब में जो मद्र जो राजवंश होता है वहाँ की जो कन्या होती क्षेमा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। कौशल के जो राजा होते प्रसेनजीत, उनकी जो बहन होती महाकौशला, उनके साथ
वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो कौशल के राजा जो प्रसेनजीत होते हैं वो अपनी बहन महाकौशला का विवाह जो होता है वह बिंबिसार के साथ करते हैं। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि पहली बार दहेज के रूप में जो ऐतिहासिक हम कह सकते हैं साक्ष्य के रूप में यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर प्रसेनजीत के द्वारा दहेज के रूप में काशी को बिंबिसार को दिया जाता है। क्योंकि प्रसेनजीत अपनी जो बहन होती है महाकौशला उसका विवाह किसके साथ करते हैं, बिंबिसार के साथ करते हैं, और दहेज के रूप में काशी को बिंबिसार को सौंप दिया जाता है। क्योंकि काशी एक महाजनपद होता है जिसे कौन जीतता है, कौशल जो महाजनपद होता है उसके द्वारा काशी को जीत लिया जाता है और काशी को दहेज के रूप में मगध को दे दिया जाता है। तीसरा जो वैवाहिक संबंध स्थापित होता है वज्जी के शासक चेटक, जैसा कि हमने बताया था चेटक का जो संबंध है जो हमने प्रीवियस क्लास देखी थी वहाँ पे भी हमने देखा था। चेटक की जो बहन थी त्रिशला जो कि महावीर स्वामी की जो माता थी, तो महावीर स्वामी के जो पिता थे सिद्धार्थ, उनका जो विवाह हुआ था वह हुआ था त्रिशला के साथ जो कौन थी, चेटक की बहन थी। और चेटक की जो पुत्री थी चेलन्ना, तो चेटक की जो पुत्री थी चेलन्ना, इनका विवाह किसके साथ हुआ था, बिंबिसार के साथ हुआ था। तो वज्जी के शासक चेटक की जो पुत्री थी चेलन्ना, उनका विवाह किसके साथ हुआ था, उनका विवाह हुआ था बिंबिसार के साथ। इस तरीके से हमने क्या देख लिया है कि वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी बिंबिसार ने मगध को मजबूत करने का प्रयास किया। दूसरा जो प्रमुख जो हम कह सकते हैं शासक हुआ है बिंबिसार। बिंबिसार के बाद जो दूसरा शासक जो होता है वह होता है अजातशत्रु। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पिता की हत्या करने की एक परंपरा चला दी जाती है। अजातशत्रु क्या करता है, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। वही उसी के साथ भी यही होता है। अजातशत्रु का जो पुत्र होता है उदाइन के द्वारा भी यही काम किया जाता है, अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी को कब्जा किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक देखते हैं कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पिता को मारकर गद्दी की जो प्राप्त करने की जो लालसा होती है वह देखी जाती है। तो बिंबिसार के बाद जो अगला शासक होता है वह होता है अजातशत्रु। दूसरा जो शासक होता है वह होता है अजातशत्रु। इसे क्या कहा जाता है, इसे कुणिक भी कहा जाता है। और बिंबिसार को श्रोणिक भी कहते हैं। बिंबिसार को श्रोणिक भी कहते हैं और अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अजातशत्रु बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है। अजातशत्रु क्या करता है, जैसा कि अजातशत्रु की जो माँ का नाम होता है वह होता है चेलन्ना, और सबसे जो मजबूत उस समय का जो महाजनपद होता है वह होता है वज्जी। क्योंकि वज्ज जो होता है वह गणतंत्र के रूप में स्थापित होता है। क्योंकि बहुत से जो शासक होते हैं वह मिलके कह सकते हैं वज्ज संघ की स्थापना करते हैं। तो अजातशत्रु क्या करता है, अपनी मंत्रियों की सहायता से अपने जो ननिहाल होता है या हम कह सकते हैं अपनी जो माता के पक्ष का जो एरिया होता है जिसे वज्ज के नाम से जाना जाता है उसे भी जीतने का प्रयास करता है, वो जीत भी जाता है। अजातशत्रु के द्वारा यहाँ पर 2 उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। आपने जो बाहुबली जो मूवी देखी होगी उसमें राजा जो भल्लाल देव के द्वारा जो हम कह सकते हैं रथ में जो आगे चरखा लगाया जाता है या गदा टाइप का जो उपकरण यूज किया जाता है वह भी अजातशत्रु के द्वारा उसका प्रयोग किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। अजातशत्रु के द्वारा एक और जिसे कहते हैं महाशिला कंटक, जिसमें पत्थर को बांधकर तेजी से दूर तक फेंका जाता है। तो कौन से जो उपकरण थे, एक था महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, रथ मसूल। तो अजातशत्रु के द्वारा क्या किया जाता है कि महाशिला कंटक, इसमें क्या होता है, इसमें बड़े बड़े पत्थरों को किसी उपकरण के माध्यम से बांधकर दूरी तक फेंका जाता है। दूसरा था रथ मसूल, इसमें क्या होता है रथ के आगे गदा या चरखा टाइप का बांध दिया जाता है जिसे बड़ी मात्रा में युद्ध में प्रयोग किया जाता है। तो अजातशत्रु क्या करता है, अपने जो वज्ज संघ के खिलाफ इन जो उपकरण होते हैं इनका उपयोग करता है। अजातशत्रु वज्ज संघ के विरुद्ध क्या करता है, अपने 2 मंत्री होते हैं उनका भी कह सकते हैं उनका भी सहयोग लेता है। अजातशत्रु के बाद कौन आता है, अजातशत्रु के बाद तीसरा जो शासक आता है वह आता है उदाइन। उदाइन क्या करता है, उदाइन पहली बार पाटलिपुत्र को या पटना को राजधानी के रूप में स्थानांतरित करता है। तो इसका जो प्रमुख कार्य क्या होता है, यह क्या करता है, राजधानी पाटलिपुत्र। इसके बाद आता है अनिरुद्ध और मुंड। अनिरुद्ध
5वां शासक होता है मुंड। जो अंतिम जो शासक होता है इस वंश का वह होता है नागदशक। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होता है? सबसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसी भी वंश का आपको संस्थापक पता होना चाहिए, उस वंश का जो अंतिम शासक कौन था वह भी आपको पता होना चाहिए, उसे किस शासक ने हटाया यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो इस वंश का हर्यक वंश का जो अंतिम शासक होता है वह होता है नागदशक। इसकी हत्या कौन करता है? इसकी हत्या करता है शिशुनाग। शिशुनाग के द्वारा क्या किया जाता है? नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। दूसरा जो वंश होता है जो स्थापित होता है वह कौन सा होता है? वह होता है शिशुनाग वंश। इसका संस्थापक कौन होता है? शिशुनाग के द्वारा क्या किया जाता है? वत्स और अवंती जो काफ़ी ज़्यादा सशक्त थे उन्हें जीत कर मगध में मिला लिया जाता है। तो वह काम कौन करता है? शिशुनाग करता है। शिशुनाग क्या करता है? वत्स और अवंती को जीत लेता है, इन 2 महाजनपदों को जीत लेता है। कौन जीतता है? शिशुनाग जीतता है। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है जिसे कहा जाता है काकवर्ण, या जिसे क्या कहते हैं? कालाशोक। कालाशोक के बारे में हमने देखा था। जो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके द्वारा कराया जाता है? कालाशोक के द्वारा कराया जाता है। और इसका जो अध्यक्ष कौन होता है? सबक मीर होता है। तो कालाशोक हो गया। इसके बाद कौन था? शिशुनाग वंश के बाद इसका जो अंतिम जो शासक होता है शिशुनाग वंश का वह होता है महानंदिन। महानंदिन क्या होता है? महानंदिन शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक जो होता है वह महानंदिन होता है। इसकी हत्या कौन करता है? महापद्मनंद करता है। महापद्मनंद किसकी हत्या करता है? महापद्मनंद महानंदिन की हत्या करके नंद वंश की नींव डालता है। और नंद वंश का जो शासक होता है या संस्थापक होता है वह कौन होता है? महापद्मनंद होता है। महापद्मनंद के बाद शासक के रूप में स्थापित होता है घनानंद। घनानंद जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, विलासी होता है, जो कि भोग विलास पर अत्यधिक बल देता है। उसी के टाइम पीरियड पर अटैक कौन करता है? यवनों के द्वारा अटैक किया जाता है। यवन कौन? वही सिकंदर, जिसे हम अलेक्जेंडर महान के नाम से जानते हैं। अलेक्जेंडर महान के द्वारा घनानंद के समय में ही अटैक किया जाता है भारत पर। भारत की जो उत्तर पश्चिम जो सीमा होती है उस पर अटैक अलेक्जेंडर या हम कह सकते हैं सिकंदर के द्वारा कब किया जाता है? घनानंद के टाइम पीरियड में, जो काफ़ी ज़्यादा भोग विलास पर आधारित जीवन जीता है। इसी का अंत करके स्थापना किसकी होती है? मौर्य साम्राज्य की, हम कहते हैं मौर्य वंश की। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी। हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ी हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए पढ़ी हैं। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। जो हमारी अगली क्लास होगी वह होगी मौर्य वंश पर। मौर्य वंश से हम स्टार्ट करेंगे और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।